हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग देखने वाले हैं यूपीपी सिपाही आरक्षी के लिए जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत ही नज़दीक आ चुका है आपका एग्ज़ाम, एक हफ्ते लगभग बचे हैं। तो उसके लिए जो है आज हम लोग हिंदी की स्पेशल क्लास देखेंगे। एकदम उत्कृष्ट प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जो भी महत्वपूर्ण किताबें हैं 5 मार्केट में, उनकी सहायता से हम लोग ये सीरीज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। वीडियो के अंत तक बने रहिए, जरूर फायदा होने वाला है आपको। ठीक है, सूरदास के गुरु कौन थे? ठीक है, सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन है रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या विठल नाथ। देखिए, जो सूरदास थे, हिंदी में इनका बड़ा नाम है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये बचपन से ही अंधे थे, लेकिन कई विशेषज्ञों की राय है कि नहीं भी थे। तो थोड़ा सा इस पे जो है मतलब कि एक तरह से क्या कर सकते हैं, कंफ्यूजन बना हुआ है। सूरदास के गुरु कौन थे? तो वो थे यानी कि वल्लभाचार्य जी जो है सूरदास के गुरु थे। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। महाकवि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। ठीक है, वात्सल्य रस क्या माने जाते हैं? ये सम्राट माने जाते हैं। सूरदास जन्मांध माने जाते हैं, लेकिन इस विषय पर अभी मतभेद बना हुआ है। अभी तक जो है जितने भी विशेषज्ञ हैं उनका मतभेद बना हुआ है। आगरा के समीप गऊ घाट पर उनकी मुलाकात वल्लभाचार्य से हुई थी और उनके वे शिष्य बन गए थे। ठीक है, गऊ घाट पे मुलाकात हुई थी किसकी? सूरदास जी की, वल्लभाचार्य जी से। और वहीं पे ये क्या बन गए थे? उनके शिष्य बन गए थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। ठीक है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? जो छंद पढ़ते हैं हम लोग, उसमें जो विराम बीच में आता है उसको क्या कहते हैं? गति कहते हैं, यति कहते हैं, तुक कहते हैं या गढ़ कहते हैं। विराम का मतलब होता है हल्का सा रुकना, लेकिन जब छंद की बात आती है, छंद में विराम को क्या कहा जाता है? तो उसका एक स्पेशल नाम है जिसको कहते हैं यानी कि यति कहते हैं। छंद में आने वाले विराम को यति कहा जाता है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए, छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। ठीक है, नियमित वर्ण या मात्रा पर क्या करना पड़ता है? बिना सांस लिए तो आप पढ़ नहीं सकते या जी भी नहीं सकते, तो वहां पर रुकना पड़ता है। उसी को क्या कहते हैं? उसी रुकने वाले स्थान को यति कहा जाता है। ठीक है, उसी रुकने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। जो विशेषण शब्द होते हैं, देखिए ये प्रश्न आपको जो बढ़िया तैयारी कर किए होंगे भाई लोग या बहनें, उनको आसान लग रहे होंगे, लेकिन प्रश्न ऐसे ही आएंगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल का एग्जाम नहीं है, लेकिन प्रश्न अगर हल्के बनते हैं तो देखिए कट ऑफ पे बहुत हाई जाएगा, क्योंकि इसमें जो है मैक्सिमम लोग भरे हुए हैं। यूपी में वैकेंसी बहुत दिन से नहीं आ रही है अच्छी खासी वाली, तो जो है आप लोग तत्पर हो जाए, तैयार हो जाइए। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। ऑप्शन है विशेष्य, प्रविशेषण या उपनाम। उसे कहते हैं विशेष्य। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? जो प्राचीन शब्द है विशेषण के किस प्रकार, जो विशेषण के प्रकार होते हैं उसमें किस प्रकार के प्रकार में जो है प्राचीन शब्द आएगा आपका? ठीक है, देखिए सर्वनामिक में, परिमाणवाचक में, संख्यावाचक में, गुणवाचक में। ठीक है, प्राचीन सर्वनाम तो है नहीं। परिमाणवाचक माने कि आपके जो है क्वांटिटी को दिखाता है, कितना ज्यादा मात्रा है, मात्रा को दिखाता है। ठीक है, मात्रा को दिखाता है परिमाण। ठीक है, और यहाँ पे संख्या, संख्या माने 1 2 3 4 5 या 1 करोड़ 2 करोड़ लाख जो भी है, संख्या को दिखाता है। तो प्राचीन जो शब्द है वो है डी यानी कि आपका गुणवाचक शब्द है। ठीक है, क्या है? गुणवाचक शब्द है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है गुणवाचक शब्द जो है प्राचीन है। विशेषण का जो प्रकार है, देखिए जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण दोष, रंग रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण शब्द सर्वनाम के आकार का, प्रकार का, गुण दोष का, रंग रूप और स्वभाव का जो है बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं हम लोग। अभ्यास का विशेषण रूप है। जो अभ्यास है उसका विशेषण रूप क्या है? अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास, आभासित। अभ्यासी जो है विशेषण रूप है किसका? अभ्यास का। अभ्यास का जो है विशेषण रूप है अभ्यासी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है, इसलिए अब इसको रखा गया है। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य करना, कभी समाप्त ना होना, सुंदर स्त्री। तो देखिए इसका उत्तर जाएगा सी, यानी कि कभी समाप्त ना होना। इसमें अगर महाभारत आप लोग देखे होंगे तो जब दुशासन चीर हरण कर रहा था द्रौपदी जी का, तो उस समय क्या हुआ था? श्री कृष्ण भगवान जो है अपने, मतलब कि जिसको कह सकते हैं अपने शक्ति से, माया से, जो भी है, द्रौपदी जी का जो है इतना, जो उनकी साड़ी थी इतना उसको लंबा कर दिए थे कि दुशासन खींचते खींचते थक के बेहोश हो गया। ठीक है, और जो है वो साड़ी खींच नहीं पाया, इतनी लंबी साड़ी हो गई थी। तो उसी को कहते हैं द्रौपदी का चीर होना, यानी कि कभी समाप्त न होने वाला स्थिति बन गई थी वहां पे। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। कुपमंडूक होना, ठीक है, का अर्थ है कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो देखिए इसका अर्थ है डी, यानी कि सीमित ज्ञान या सीमित अर्थ होना कुपमंडूक का अर्थ है। ठीक है, देखिए कुपमंडूक का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी जो केवल पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, दुनिया से मतलब नहीं है, तो वो क्या हो, कुपमंडूक हो गया, उसकी स्थिति जो है सीमित हो गई है, वह सामाजिक जीवन से एकदम दूर चला गया है, केवल किताबों के बीच ही रह गया है, उसे कहते हैं कि वह कुपमंडूक हो गया है। ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा दिमाग पे जोर न डालना, आराम से रहना, वो भी कुपमंडूक की स्थिति बन जाती है। सीमित ज्ञान और सीमित अनुभव होना, इसी को कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 में हम लोग आते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। ठीक है, देखिए मान लीजिए क्या है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया, सॉरी ये पश्चिम हो गया। तो कह रहा है कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा इसको कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं। ठीक है, ये 45 डिग्री एंगल बन रहा है, इसको क्या कहा जाता है? आग्नेय कहते हैं, ईशान कहते हैं, वायव्य कहते हैं, नैऋत्य कहते हैं। तो उत्तर जाएगा ईशान कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। वलय का अर्थ चिन्हित कीजिए। जो वलय है उसका अर्थ चिन्हित करना है। वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृग की छाल, आवरण। तो वलय का मतलब होता है गोलाकार घेरा। ठीक है, क्या होता है? गोलाकार, गोल 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 से जो घेरा बन जाता है उसे कहते हैं वलय। वलय बन गया। ठीक है, गोलाकार घेरा। अच्छा, जब पेड़ों को हम कटिंग करते हैं बीच से, तो उसमें जो ही वलय पाए जाते हैं, उसी के आधार पर जो है पेड़ों को क्या निकाला जाता है? पेड़ों का जो है उम्र निकाला जाता है। ठीक है, तो वहां भी वलय दिखता है। तो वलय देखिए, ध्यान रखिए, वो छाल नहीं होता है, वो क्या होता है? पेड़ कट करने के बाद जो तना होती है उसको कट करते हैं, उसके बाद अंदर जो है पाया जाता है गोलाकार घेरा, इसको वलय कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 पे हम लोग आते हैं। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि कर्म, अधिकरण कारक। ठीक है, कर्म कारक वही जिसपे कर्ता का क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कर्म पर प्रभाव, सॉरी कर्म पर प्रभाव पड़ता है। करण जिसके द्वारा कोई कार्य होता है। ठीक है, संप्रदान के लिए ठीक होता, और अधिकरण, अधिकरण की बात वही होती है जिसे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराएं, वे अधिकरण कारक कहलाते हैं। वे कारक जो क्रिया, समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराते हैं, अधिकरण कारक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 11 पे हम लोग आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक उससे अधिक बुद्धिमान था, उसकी अपेक्षा। ठीक है, देखिए ध्यान क्या है, बता रहे हैं आपको। रामू की, इसका उत्तर होगा सी। उपेक्षा यानी कि कहते हैं कि उपेक्षा होना यानी कि आपकी क्या होना, यहाँ पे बेइज्जती टाइप का होना। ठीक है, बेइज्जती होना। रामू की उपेक्षा, वहां उपेक्षा होगा, इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा, यहाँ पे अपेक्षा होगा, अधिक बुद्धिमान था। क्या था?
अधिक बुद्धिमान था। यानी कि अपेक्षा कर रहा है, कंपेयर कर रहा है रामू की, राजू से कंपेयर कर रहा है, तो रामू को जो है वहां पे उपेक्षा हुई है, बेइज्जती हुई है, इसलिए क्योंकि राजू क्या था, उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान व्यक्तित्व वाला आदमी था, चाहे लड़का था। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। उपेक्षा मतलब बेइज्जती होना, अपेक्षा मतलब कंपेयर करना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन करना है आपको। पानी विच मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवै हंसी। ठीक है, पानी विच माने पानी के अंदर, मीन मतलब क्या होता है, मीन मतलब होता है मछली। क्या होता है, मीन मतलब होता है मछली। पानी के अंदर मछली प्यासी है, और यह बात सुनकर मुझे हंसी आती है। बात सही भी है, पानी के बीच मछली कैसे प्यासी रह सकती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, विभावना है, अतिशयोक्ति है, विशेषयोक्ति है, या उपमा है। देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा यानी कि विशेषयोक्ति है। विशेषयोक्ति अलंकार कहाँ पे होता है, यानी कि आपके पास वह कारण है जिसके वजह से काम हो सकता है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं हो रहा है, वो क्या होता है, विशेषयोक्ति होता है। क्या होता है, विशेषयोक्ति होता है। यहाँ पे देखिए मछली जो है, मछली कहाँ पे है, मछली जो है पानी में मौजूद है, मछली जो है पानी में क्या है, मौजूद है, फिर भी जो है वह पानी को नहीं पी पा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, यही जो है विशेषयोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे पानी यानी कारण मौजूद है, पानी वो पी सकती है लेकिन पी नहीं रही है, फिर भी वो प्यासी है। ऐसे अलंकार को विशेषयोक्ति अलंकार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक। ठीक है, ममता वकील पुस्तक, देखिए ममता तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन वकील और पुस्तक क्या है, ये जातिवाचक है। लखनऊ आम बुढ़ापा, आम और बुढ़ापा भी क्या है, जातिवाचक हो गए। कृष्ण कामायनी मिठास, देखिए कृष्ण और कामायनी तो क्या है, जातिवाचक सॉरी व्यक्तिवाचक है, लेकिन मिठास क्या है, ये जो है किसी की विशेषता बता रहा है। राम रामचरित और मानस और गंगा, देखिए ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक है। क्यों, क्योंकि राम भी किसी व्यक्ति का नाम है, रामचरित मानस किसी पुस्तक का नाम है, और गंगा किसी नदी का नाम है। ये स्पेशलाइज्ड जब किसी चीज का नाम होता है तो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में गंगा का पर्यायवाची नहीं है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा पर्यायवाची नहीं है भाई गंगा का, देखिए मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची है, भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है, सुरसरिता गंगा का पर्यायवाची है, लेकिन कालिंदी जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। कालिंदी किसकी पर्यायवाची है, यह जो है यमुना की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है, यमुना नदी की पर्यायवाची है। तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। मंदाकिनी भागीरथी सुरसरिता जो है किसके पर्यायवाची है, गंगा नदी जी के पर्यायवाची है। तो गंगा जी के पर्यायवाची जो है देख लेते हैं यहाँ पे, नदीश्वरी नदी मतलब कि नदियों के ईश्वर, त्रिपथगा देवपगा, देव जहां पत्र पैर रखते हैं, जानवी देव नदी, देवों की नदी है गंगा, मंदाकिनी भागीरथी और अमर तरंगिनी, अमर है ये नदी क्या है, तरंगिनी मतलब नदी होता है, और ये नदी अमर जो है वह है गंगा है। सुरसरी देवताओं की नदी, सुरसरिता देवताओं की नदी, विष्णुपदी विष्णु जहां पद रखते हैं। ठीक है, कालिंदी किसकी पर्यायवाची है, तो कालिंदी जो है यमुना की पर्यायवाची है। यही आपका उत्तर था, नहीं पूछ रहा था। चलिए आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। समूहार्थक शब्द का चयन कीजिए। समूहार्थक शब्द जिसमें समूह का आभास हो, जिस चीज में क्या हो, समूह का आभास हो, जिस शब्द में समूह का आभास हो, समूहार्थक शब्द हो जाएगा। पुरुष स्त्री मनुष्य भीड़, तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि भीड़ जो है क्या है, समूहार्थक शब्द का में आता है, इसलिए जो है क्या हो जाएगा, समूहार्थक शब्द हो जाएगा। तो आज का सेशन हमारा समाप्त होता है यहीं पे। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि चैनल क्या कर लीजिए, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब तो जरूर करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।